हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा और आज की क्लास में बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। अच्छा, इससे पहले अभी तक आप वर्क एनर्जी पढ़ चुके होंगे, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो, प्लेन पढ़ चुके हो, मतलब एक बेसिक फिजिक्स पढ़ चुके हो, जिसमें आपके पास एक पार्टिकल, एक कार, एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है ना, या फिर वो प्लेन कहें या फिर एक स्ट्रेट लाइन कहें। इस वाले केस के अंदर आपको सेंटर ऑफ मास पहले चीज तो निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, इस वाले चैप्टर में आपको सेंटर ऑफ मास जानना क्यों जरूरी है। आइए पहले एक एग्जांपल से समझते हैं क्यों। अच्छा देखिए, हमारे पास जैसे कि ब्लॉक है, ये ब्लॉक बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। सपोज ये मान लीजिए इस वाले ब्लॉक को आप नीचे से ऊपर लेके जाते हो, तो कुछ टाइम के बाद जब आप देखोगे तो आप हर पार्टिकल का डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नीचे से ऊपर, सपोज 2 सेकंड के अंदर, कि ये वाला एंड और इस वाले एंड के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया था। एच निकाल लोगे। सपोज ये यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है, तो आप एच फाइंड कर सकते हो क्योंकि एक्सेलरेशन कितना होगा -g। यू पता है, ए पता होगा और एच आप इजीली फाइंड कर लोगे। सपोज मान लो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया है, ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट नहीं भी होगा तो आप पार्टिकल्स के बीच में उसकी हाइट फाइंड कर सकते हो बहुत इजीली, मतलब उसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हो, उसके बाकी पैरामीटर्स चेक कर सकते हो कि उस टाइम पर कितनी वेलोसिटी रही होगी। भाई यहां पर वेलोसिटी इतनी थी, जब पूरे ब्लॉक की वेलोसिटी उतनी है तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी भी उतनी रहेगी। भाई ये वाला पूरा का पूरा ब्लॉक इस पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। यदि ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये वाला पार्टिकल भी 2 मीटर पर सेकंड से गया होगा, है ना, क्योंकि बेसिक के साथ ही है ये। लेकिन अब कहानी आपके पास अलग हो गई है। अब चीज क्या है, एग्जाम्पल समझिए। एस वर्मा के अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। उन्होंने एग्जाम्पल लिया है, एक स्पिन बॉलर है, तो क्या करता है, वो बॉल को ऐसे उंगलियों से पकड़ के और इस तरीके से फेंक देता है। मतलब 2 काम चल रहे हैं उसके अंदर, और यही बॉलर वो क्या करे, उस बॉल को पकड़ के ऊपर की तरफ फेंक दे तो उसमें क्या होगा, जो ये बॉल होगी, एक तो इस वाले एंड से भाई रोटेट कर रही है बॉल, ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब बहुत सारी डायरेक्शंस में। एक तो हर पार्टिकल की मोशन की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो क्या है, अलग अलग, क्योंकि वो रोटेट करते हुए ऊपर जा रही है, ठीक है भाई। तो रोटेट करते हुए जब वो बॉल ऊपर जा रही होगी तो हर पॉइंट पे आप डायरेक्शन क्या देख रहे होगे, अलग अलग। दूसरी चीज, एक तो ये वाली चीज हो रही है, और दूसरी चीज बॉल साथ साथ ऊपर भी जाती जा रही है। तो मतलब जो ये बॉल पहले यहां थी वो बॉल यहां भी पहुंच चुकी है, यहां पर भी पार्टिकल की जो वेलोसिटीज है वो हर डायरेक्शन में अलग अलग रहने वाली है। तो इस स्टडी को करने के लिए यहां पे जो हर पार्टिकल है, भले ही वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, लेकिन वेलोसिटीज क्या होंगी उसकी अलग अलग, क्योंकि वेलोसिटी क्या बताती है, वेलोसिटी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो क्या है, हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो इसलिए हर पॉइंट की स्टडी करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हम निकाल भी नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स लग रहे होंगे। तो इस केस में हम ये एक चीज कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो इस पूरी बॉल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का मास किसी एक पॉइंट पे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। जैसे आप उसमें मानते हो ना, एटम के अंदर उसका जो मास कहां होता है, न्यूक्लियस में। तो सिमिलरली आप एक ऐसा पॉइंट कैलकुलेट करोगे, वो जो पॉइंट होगा ये इस पूरी बॉल को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो सपोज हम ये मान लेंगे इस बॉल के अंदर सपोज 100 पार्टिकल्स हैं, और 100 पार्टिकल का जो मास है वो एक पॉइंट पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। जिस पॉइंट पे आप उसे कॉन्सेंट्रेट मान रहे हो फॉर कैलकुलेशंस, दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। ये बता देगा आपके पास कि जो पूरी बॉल है उसका एक पॉइंट पे जो मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है वो पॉइंट निकालिए, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हो गया कि जब ये पार्टिकल
अब आप बॉल नहीं मानोगे, अब जो स्पिनर बॉल क्या कर रहा है, ऊपर फेंक रहा था ना, अब आप ये मानोगे कि ये पार्टिकल जो है ये ऊपर जा रहा है, वो रोटेट कर रहा होगा। तो एक पार्टिकल की स्टडी करना इजी है एज कंपेयर टू द कंप्लीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने क्या कर लिया है, जैसे कभी भी आप देखोगे, सपोज एक एग्जांपल उस तरीके ले रखा है उन्होंने कि ऊपर के साथ साथ एक बॉलर है, वो एक इस तरीके से बॉल फेंक रहा है, तो जब वो यहां से बॉल फेंकेगा, ये बॉल इधर जाएगी, फिर इधर पहुंची होगी, फिर इधर पहुंची होगी। यहां पे एक इंसान ने बॉल फेंकी है और यहां पे इसने बॉल को कैच कर लिया। तो सिमिलरली ये वाली चीज क्योंकि रोटेट भी करती हुई जा रही है ना बॉल, इसलिए उसने स्पिन बॉलर का एग्जांपल लिया है। अदरवाइज यदि बॉल स्पिन ना कर रही हो तो ये प्रोजेक्टाइल इक्वेशन हो गया। बात समझ में आ रही ना? आप बोलोगे सर प्रोजेक्टाइल है, इसमें तो ये हो रहा था, लेकिन प्रोजेक्टाइल में हम इस बॉल को लेके इस तरीके से फेंक रहे थे और हम रोटेशन जो उसके अंदर हो रहा था वो मेंशन नहीं कर रहे थे, तो वहां तक तुमने रोटेशन मेंशन किया ही नहीं है। लेकिन यहां पर आपके पास जो है बॉल रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, मतलब उसका जो मोशन है एक स्ट्रेट लाइन में भी हो रहा है और रोटेट भी होता जा रहा है। तो यहां पर इस चीज को स्टडी करना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब हमने क्या ले लिया है, इस बॉल को हमने मान लिया है क्या, पॉइंट मास ले लिया। अब आपके पास बॉल पहले यहां रही होगी, फिर यहां गई 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 होगी। अब आप इजीली इसके वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को और मोशन को कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो ये सेंटर ऑफ मास का फायदा हमारे पास हो गया। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़ा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आते हैं, देखते हैं कि आप अब इसे कैलकुलेट करोगे कैसे। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने पढ़ लिया है कि सेंटर ऑफ मास क्यों निकाल रहे हैं। अब मेन चीज है कि आप निकालोगे कैसे। तो टॉपिक क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो किस किस केस में, पहला फॉर टू पार्टिकल्स, मतलब आप एक चीज मान लीजिए कि दो पार्टिकल से मिलकर एक सिस्टम बना हुआ है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। दूसरा फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और तीसरा फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी। कॉन्टिन्यूअस बॉडी जैसे सिलेंडर हो गया, सॉलिड सिलेंडर, एक शीट हो गई, प्लेट हो गई, डिस्क हो गई, है ना, या फिर आपके पास रिंग हो गई, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया। मतलब इस वाले केस में आप किस तरीके से दैट कंटिन्यूअस बॉडी, और ये आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नेक्स्ट आपके पास है पहले से पहला टू पार्टिकल्स के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं किसके लिए भाई, टू पार्टिकल्स के लिए। दो पार्टिकल्स आपके पास हैं, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालोगे वो समझते हैं। भाई अज्यूम कर लीजिए दो पार्टिकल हैं, एक मास हमारे पास है m1 और एक मास आपके पास है m2, और इन दोनों मास के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d। ठीक है भाई, तो आपको लोकेशन निकालनी है, पोजीशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की फॉर टू पार्टिकल्स। अब चीज क्या है, आप ना किसी की भी जब पोजीशन निकालते हो तो किसी के रेफरेंस में निकालते हो। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि मैं 3,4 पे हूं, तो कहां मानते हो आप, सर ये ओरिजिन से 3,4 पे हो ना, तो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास जब आप कभी भी कैलकुलेट करोगे तो आप कैलकुलेट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, पोजीशन, एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो इस केस में मैंने रेफरेंस क्या मान लिया भाई, ये रेफरेंस मान लिया है और ये एक्स एक्सिस मान लिया है। ठीक है भाई, तो ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो आइए निकालते हैं क्या रहता है आपके पास फॉर्मूला। तो सपोज मान लीजिए यहां पर आपके पास कहीं सेंटर ऑफ मास होने वाला है। ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होने वाला है, इस पॉइंट पे। तो निकालोगे कैसे, तो इसके दो कोऑर्डिनेट रहेंगे, किसी भी सेंटर ऑफ मास के दो मानेंगे, एक तो एक्सीएम और दूसरा वाईसीएम।
भाई इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होंगे, 0,0, क्योंकि मैंने क्या मान लिया, ये 0,0 पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सेंटर आ गया ना, ये वाला पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0, तो इसका पॉइंट रहेगा D,0, क्योंकि इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वो भी इतना। तो आप क्या करोगे, एक्ससीएम निकालो, क्या फॉर्मूला होता है, m1x1, आपका पास जो मास 1 है उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दूसरे मास का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन m1 प्लस m2 टोटल मास। तो m1 आपका ये रहा भाई, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुका है 0, क्योंकि दोनों ही कोऑर्डिनेट जुड़े हैं, प्लस वाई कोऑर्डिनेट इसका m2 और इसका x2, इसका बताइए डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है d अपॉन m1 प्लस m2। तो मतलब कि आपका जो xcm आ गया है वो आ गया है m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू में d। तो दिस इज द xcm, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो ये आ गया, किसके रिस्पेक्ट में, इसके, मतलब ये जो डिस्टेंस आया है आपके पास, इस डिस्टेंस को मान लो सपोज r1, इस डिस्टेंस को मान लो सपोज r2, तो r1 इज m2 d अपॉन m1 प्लस m2। y तो आएगा ही नहीं बेटा, ycm क्या आएगा, क्या पुट करोगे, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। भाई y कोऑर्डिनेट तो इसका भी 0 है और इसका भी 0 है, दोनों में 0 कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास रहने वाला है उसे कोऑर्डिनेट्स क्या रहने वाले हैं बेटा, m1 प्लस m2 इंटू d, 0। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स जिसे कोऑर्डिनेट्स ये दोनों आ रहे हैं। तो r1 आपके पास यहां पे आ चुका है, r2 आप निकाल लोगे, है ना भाई। अच्छा, नोटिस करने वाली चीज क्या है, आपने m1 के रिस्पेक्ट में निकाला सेंटर ऑफ मास और आया क्या है m2 इंटू डी। तो ये मतलब जब m1 के रिस्पेक्ट में निकाल लो तो दूसरे मास को लोगे इनटू में दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। अब यदि इसी चीज को सेंटर ऑफ मास को कहां से निकाला जाए, m2 के रिस्पेक्ट में निकाला जाए, m2 के रिस्पेक्ट में मतलब r2 निकाला जाए, तो क्या है भाई, r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू d, r2 निकालना है, r2 इज इक्वल्स टू d माइनस r1। तो क्या आएगा, r2 इज इक्वल्स टू d माइनस व्हाट इज r1, m2d अपॉन m1 प्लस m2। तो भाई r2 कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे, dm1 प्लस dm2 माइनस dm2 अपॉन m1 प्लस m2। भाई दोनों कट गए, r2 आपके पास आ रहा है m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू डी। दिस इज द r2। बात समझ में आई नहीं आई? तो आपसे ये कह दिया गया है क्या, जब आप m2 से सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो कितना आएगा, m1 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2, और जब m1 से निकाल रहे होगे तो m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2। तो आपसे क्वेश्चन कहा जा सकता है, दिया जा सकता है और आपसे पूछेगा व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास। एग्जांपल लेते हैं इसी चीज को समझने के लिए, है ना। तो क्या बता रहा है भाई, ये हमने ये ले लिया है, इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं 3 मीटर मान लो सपोज, ठीक है भाई, और इस मास को ले लेते हैं हम 2 kg और इस मास को हम ले लेते हैं 1 kg का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स तो यही रहने वाले हैं। इसे कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, 3,0 और सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही आएगा, तो xcm निकालो, क्या आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना। तो दूसरा वाला मास 2 इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम 3 अपॉन कितना आएगा, दोनों का मास का सम, तो ये 1 kg और ये 2 kg, 1 प्लस 2, तो 2 इंटू 3 अपॉन 3 आ गया, तो 2 मीटर आ रहा है। कहां से, ये r1 आता था, बात समझ में आ गई। तो यहां से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2,0।
तो मतलब इन दोनों मास का जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो 2,0 आ रहा है। तो 2 पॉइंट का आपके पास सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। अब इसमें देखते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी तो आपने 2 के लिए देखा, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब जैसे यहां पर एक आपके पास पार्टिकल दिया है जिसका मास है m1 और x1, y1 इसकी पोजीशन हो गई, इसका मास है भाई m2 और इसकी पोजीशन हो गई है x2, y2। ये मास m3 है और इसकी पोजीशन है x3, y3 और ये मास m4 है x4 और y4। इस टाइप से हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये रखे। तो आप क्या करोगे, पहले तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे। तो क्या करेंगे भाई इसका m1 x1, m2 x2, m3 x3 और m4 x4। मतलब मास ऑफ पार्टिकल इनटू x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पार्टिकल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। इस टाइप से जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसका आप इजीली फाइंड कर लोगे। तो xcm क्या आएगा भाई। अब एक चीज देखो, m1 x1 प्लस प्लस प्लस, इस चीज के लिए हम यूज किया करते थे समेशन। समेशन किसका समेशन, mi x i का। और भाई फिर i क्या होगा, i कहां से स्टार्ट हो रहा है 1, फिर 2 डालोगे तो ये आ जाएगा, 3 डालोगे तो ये आ जाएगा, 4 डालोगे तो ये आ जाएगा। i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। यहां पे वैसे 4 तक आएगा यदि इस केस में बात कर रहे हो, यदि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो n तक आ जाएगा। इस केस में कहां तक आ जाएगा 4 तक। ठीक है भाई, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये आ गया टोटल मास। तो दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ गई। तो क्या बोला है, यदि 1 पुट करोगे तो m1 x1 समेशन का मतलब प्लस प्लस करके यहां 2 पुट कर दो m2 x2 प्लस m3 x3। इस टाइप से आप फाइंड कर लोगे। और ycm निकालोगे तो क्या आएगा भाई, mi i इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक टोटल मास, ये भी आ गया। यदि आप वैसे लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, ycom इज इक्वल्स टू m1 y1, m2 y2, m3 y3 और m4 y4। m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। सो दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब n पार्टिकल्स के ऊपर एक फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास 3 मास हैं m1, m2 और m3। ये तीनों एक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल कैसा है, 3 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, 4 सेंटीमीटर बेस है और 5 सेंटीमीटर उसका हाइपोटेनियस है। m1 का जो मास दिया हुआ है वो 1.5 kg है, ये 0.5 kg और ये 1 kg दिया हुआ है। तो मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा कि जब कभी भी आप सेंटर ऑफ मास निकालते हो तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, वो मतलब एक्सिस को आपको बताना है। तो भाई ये रही एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये होगा तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई और ये एक्स एक्सिस। ठीक है भाई। दूसरा काम, कोऑर्डिनेट्स बताना सबके सब पार्टिकल्स का। तो भाई ये तो सेंटर पे ही हो गया, मतलब ओरिजिन पे, तो 0,0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ये एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4,0। ये y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये हो गया 0,3। ये आपके पास आ चुका है। फिर xcm निकालोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में कैपिटल M, मतलब टोटल मास। तो भाई m1 बताइए, ये रहा m1 मतलब 1.5 kg, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, प्लस m2 बताइए बेटा, ये रहा 0.5 इनटू इसका बताइए बेटा x कोऑर्डिनेट 0, m3 बताइए बेटा 1 kg और x3 कितना है इसका 4 अपॉन टोटल मास 0.5 प्लस 1.5 प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बच गया है 4। तो xcm आपके पास आ गया है 4/2
2 और ये 1 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? एक्ससीएम तो आ गया। वाईसीएम निकालोगे तो वाईसीएम क्या रहेगा? m1y1, तो m1 कितना है बेटा? 1.5। व्हाट इज y1? इसका तो y कोऑर्डिनेट है 3 प्लस m2 0.5 इंटू y कोऑर्डिनेट 0 ही है प्लस m3 1। व्हाट इज का y कोऑर्डिनेट? 0 अपॉन टोटल मास 3। तो यहां पे ये 0 ये आ गया 4.5। तो YCM 4.5/3 डिवाइड करके देख लोगे तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका जो सेंटर ऑफ मास आने वाला है दैट इज XCM और YCM। तो XCM आपका आ गया था 4/3 और YCM आपका आ गया 1.5। तो ये इसके हो चुके हैं क्या? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। बात समझ में आ गई आपको? तो ये वाला आपका फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है HC वर्मा के अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आप बात करते हैं। अब ट्रायंगल की थोड़ी सी शेप बदलते हैं, मतलब शेप इन द सेंस कि उसका टाइप बदल देते हैं। तो जो अभी पहले राइट एंगल ट्रायंगल था, अब आपके पास ट्रायंगल बन चुका है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको पता होगा तीनों साइड्स क्या होती है बेटा? बराबर होती हैं। इसका मास हम मान लेंगे m, इसका मास भी हम m मानने हैं, इसका मास भी हम m मानने हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी लेंथ बेटा ये l है, ये भी ऑब्वियसली l रहेगी और ये भी l ही रहने वाली है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था? सबसे पहले आपको डिसाइड करनी है एक्सिस। तो इस वाले मास से हम ले लेंगे एक्सिस को, ये इधर बनाओगे तो ये इधर आ गया, ये हो गई है वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, और यहां से आप पास करते करोगे तो ये हो गई है एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स ये तो ओरिजिन पे है 0,0, ये एक्स एक्सिस पे है और l डिस्टेंस की दूरी पर है तो l,0। इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने पड़ेंगे। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जस्ट हाफ में तो होगा ही, ये कितना होगा? l/2। यस और नो? तो इसका x कोऑर्डिनेट तो पता है आपको, कितना हो गया? l/2। लेकिन ये कितनी हाइट पर है तो y कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे भाई? इसकी लेंथ कितनी होगी? l, ये कितना है? l/2। ये आपको निकालना है तो इसका नाम दे दो O, A और B। क्या लगा लोगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या आ जाएगा? l² इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो ये l² माइनस इधर आएगा तो l²/4 AB स्क्वायर आ गया। तो 4l² माइनस l²/4 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो 3l²/4 AB स्क्वायर, अंडर रूट ले लोगे तो √3 l/2 आ गया है AB। बात समझ में आई नहीं आई? तो ऐसा कोऑर्डिनेट कितने हो गए हैं? √3/2 इंटू l। अब आप इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। कैसे? XCM मास m1, भाई इसे मान लो m1, तो x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो ना, तो मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट 0, मास इंटू 0 प्लस मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट m इंटू l प्लस मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट m इंटू l/2 अपॉन टोटल मास दैट इज 3m। तो कितना आ जाएगा? m प्लस ये कितना आ गया? m कॉमन लो इसमें से, तो l प्लस l/2 आ रहा है 3m, m से m कट गया तो भाई कितना आ जाएगा? 3l/2 अपॉन 3। ये आ रहा होगा ना, 2 इंटू l 12 प्लस l 3l और ये आपका आ जाएगा 3l/2 इंटू 3 से 3 कट गया तो l/2 आ रहा है आपका XCOM। तो x कोऑर्डिनेट इज l/2। ठीक है बेटा, ये नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट आपके पास आता है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे इसका? तो YCOM आपके पास आने वाला है m1 इंटू y कोऑर्डिनेट 0 प्लस m2
इंटू वाई कोऑर्डिनेट, ये इसका भी 0 है भाई, प्लस m3 वाई कोऑर्डिनेट रूट 3 2y इंटू एल अपॉन 3m। तो YCOM इज इक्वल टू भाई ये 0 m इंटू रूट 3 बाय 2 इंटू एल बाय 3m। बेटा m से m कट गया, ये आ रहा है आपके पास रूट 3 एल बाय 2 इंटू 3। बेटा रूट 3 से ये भी कर सकता है, तो यहाँ रूट 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा एल अपॉन 2 रूट 3 दैट इज YCOM। तो यदि आपसे कहा जाए व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास। क्यों? एक्स कोऑर्डिनेट तो यही है इसका L/2 और ये इसकी हाइट हो गई 2 रूट 3। दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग द मास m ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स आपके पास ना कुछ एक लेमिना मतलब एक शेप है, आपके पास शीट है, यदि वो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट है, मतलब आप ये मान लीजिए इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर शीट आपके पास है जिसकी लेंथ दे रखी है a और ब्रेथ दे रखी है b। तो भाई जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर पे लाई करेगा, सेंटर पे। तो इसे कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, इसके मिडिल पे, तो इसका मिडिल मतलब a/2 और कितनी हाइट पे, भाई टोटल हाइट है b, इसका b/2, तो दिस इज द b/2। तो ये हो गई है लेंथ a/2 और ब्रेथ हो गई है b/2, मतलब उसके सेंटर पे। स्क्वायर की बात करोगे तो स्क्वायर में भी कहां पर होगा भाई, ये आपके पास है a, ये भी a होगा, तो इसका बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा, कोऑर्डिनेट होंगे a/2 और a/2। सिमिलरली सर्कल के भी, ठीक है। ट्रायंगल के आपने अभी देखा, यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इस मिडिल एक्सिस पे लाई करेगा, जिसका डिस्टेंस यहां से तो a/2 होता है, मतलब इधर तो l/2 होगा, यहां पर रहेगा, यहां पर, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा यहां से l/2, एक्स कोऑर्डिनेट तो l/2 हो गया, कॉमा हाइट कितनी आई थी इसकी l/2 रूट 3। दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि इस टाइप की कोई मेटेलिक शीट है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो यहां पर लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली बात आई किसके लिए, शीट्स के लिए। अब यदि दो शीट्स मिला दी जाएं तो उसका कैसे निकालोगे भाई आप, दो शीट्स मिला दी जाएं, है ना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे आप, वो आएगा पहली शीट का एरिया, उसका सेंटर ऑफ मास होगा कुछ ना कुछ। जैसे भाई मैं एक आपको वो दिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू। सपोज ये स्क्वायर शेप है और यहां पे आपने लगा दिया है ट्रायंगल, ठीक है। तो भाई इस स्क्वायर का अपना एक एरिया होगा, इसका अपना एक एरिया होगा, इसका सेंटर ऑफ मास है यहां पर, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट यहां पे x2 और y2। तो क्या यूज करोगे, एरिया ऑफ लेमिना 1 इंटू x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। ये तीन लेमिना जुड़े हुए हैं, तो तीनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लो, ऐड कर लो, यू विल गेट योर आंसर। बात समझ में आई नहीं आई। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो निकालोगे a1 y1 a2 y2 और a1 प्लस a2, और ये z कोऑर्डिनेट भी निकालना है आपको उसका, तो वो आपके पास हो जाएगा a1 z1 a2 z2 और a1 प्लस a2। ये तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया है। काफी बार आप देखोगे, सपोज ये आपके पास सर्कुलर डिस्क है और इस डिस्क में से आपने इस डिस्क को काट के बाहर निकाल लिया है, काट के बाहर निकाल लिया है। तो कितनी शेप्स हैं इसके अंदर, एक तो बड़े वाला डिस्क है और एक छोटा वाला डिस्क है, दो शेप्स इन्वॉल्व है। आपको पहले ये पता करना है कितनी इसमें लेमिना है, एक और दो, एक स्क्वायर एक ट्रायंगल, इसमें दो है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। बड़े वाले का कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास से कोऑर्डिनेट रहे होंगे x1 y1, इसके अलग रहे होंगे x2 y2, इसका भी निकाल सकते हो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, काट के बाहर निकाल रहे हैं, या ध्यान समझना, इन दोनों में हम जोड़ रहे थे इसलिए साइन क्या आ रहा था प्लस, इसमें कर रहे हैं काट के बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका क्या रहेगा
एक्स सी एम आपके पास रहने वाला है a1x1 बड़े वाले का a1x1 माइनस किसको करा है, छोटे वाले को, तो a2x2 अपॉन a1 माइनस a2। सिमिलरली YCM निकाल लोगे, ZCM निकाल लोगे। तो आपको देखना क्या है भाई, ये कि मतलब आप उसका ऐड कर रहे हो या फिर सबट्रैक्ट कर रहे हो। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन करते हैं मजेदार सा, आपको समझ में आएगा। HC वर्मा के अंदर यदि आपके पास HC वर्मा भी आसपास है तो आप देखोगे क्वेश्चन दिए हुए हैं HC वर्मा के अंदर। पहले एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है बट वो डिफरेंट डेंसिटीज का है, और जब आप एक्सरसाइज पे आओगे तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो दोनों इसी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है, एक बड़ी डिस्क में से छोटी डिस्क को माइनस कर रहे हो, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा दोगे, दोनों में बीच में सिर्फ माइनस रहने वाला है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से माइनस करेंगे और कैसे ऐड करेंगे, दोनों चीजों को समझते हैं विद एग्जांपल के साथ। ठीक है भाई। तो आइए पहले मैं बता रहा हूं आपको, जब दो लेमिना को आप ऐड कर रहे होगे तो। अच्छा देखो, अभी तक कहानी बननी है। पहले आपने क्या करा, दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाला, फिर आपने कुछ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मिलाया, उसका आपने निकाला। अब आप निकाल लो यदि दो लेमिना को ऐड किया जा रहा है तो कैसे किया जाएगा, और एक लेमिना में से एक को माइनस किया जाएगा तब कैसे फाइंड करोगे। तो आइए पहले वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसने कुछ इस टाइप से दे रखा है, एक तो स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, साथ साथ बनाते रहिए और क्वेश्चन आप भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि आप खुद करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके खुद कर लेना भाई इसको, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि आपके पास ये जो चीज है, ये तो स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है a, ठीक है भाई, और ये जो दे रखा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल, ठीक है। और इसके बारे में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो दिया हुआ है, इन्होंने ऑब्वियसली बात है, देखो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी क्या दे रखी है, इसने ए दे रखी है। अब चीज मेन ये रहती है, मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको सबसे पहले क्या काम करना है, एक्सिस डिसाइड करनी है। एक्सिस किसके रिस्पेक्ट में आप सेंटर ऑफ मास निकालने वाले हो। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बिल्कुल बीच में। ये हाइट भी तो ए ही है, हाँ या ना। तो सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा, यहां से a/2 इधर, और नीचे से ऊपर भी a/2। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर लेमिना। ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल का कहां पर होता है भाई, बिल्कुल जस्ट बीच में। बिल्कुल जस्ट कहां रहेगा, बीच में रहता था। अभी आपको बता दो था, ऐसे था ना, तो यदि एक तो बीच वाले एक्सिस पे ही रहेगा, जहां से फोल्ड करोगे तो इसके अबाउट सिमेट्री है ना, तो इसी एक्सिस पे रहेगा। तो यहां पे सिमेट्री किसके अबाउट है, इसके अबाउट, इस एक्सिस पे रहने वाला है। तो ऊपर से a/2 और नीचे से भी a/2। तो नीचे से ये वाली जो चीज रहेगी वो क्या रहेगा, ऐसा y कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जो हाइट रहती थी यहां से लेके यहां तक, वो रहती थी L/2√3, हाँ या ना। तो जो ये वाली हाइट होगी वो रहेगी a/2√3। तो ये x कोऑर्डिनेट और ये हाइट कितनी है, ये a/2 आ गया, हाँ या ना। बात समझ में आई नहीं आई। तो आपका जो पूरा सेंटर ऑफ मास है वो किस एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे ही है। तो मैं क्या कर लूं, एक इस साइड y एक्सिस मान लेते हैं और इधर x एक्सिस मान लेते हैं। बात समझ में आई नहीं आई। तो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे फॉर एरिया 1, कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं, a/2 और a/2, यहां से इधर a/2 और यहां से भी a/2। अच्छा सुनो, अब यदि आप कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हो, ये तो यहां से ऊंचाई थी ना, तो जब ये x एक्सिस आपने ले लिया है तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0।
तो ये तो भाई 0 हो गया। ये भाई इसका कोऑर्डिनेट भी इसी पे लाई कर रहा है, तो ये भी 0 हो गया, क्योंकि भाई ये एक्स एक्स पे तो पॉइंट लाई कर रहे हैं, और जब एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या रहने वाले हैं, 0 रहने वाले हैं। बात समझ में आई नहीं आई? अब इसका कोऑर्डिनेट यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस a/2, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताइए कितना होगा भाई? इसका कोऑर्डिनेट x1 तो ये रहेगा ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? एरिया 2 के लिए यहां पे 0 लिख लो, कितना रहेगा? a, ये पूरा a, और ये कितना है? a/2√3, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये रहा a2 का। अब क्या करोगे? अब आप फॉर्मूला लगाओगे, इसका XCM ही आने वाला है, क्यों? y कोऑर्डिनेट तो किसी का है ही नहीं, तो XCM कितना आएगा? एरिया a1 x1 प्लस एरिया a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। तो XCM निकालिए भैया। एरिया a1, एरिया बताइए, a1 कितना होगा? a²। व्हाट इज a2? इक्विलर ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो मतलब a² आ गया। तो a1 कितना है भाई यहाँ पे? a1 देखिए, a1 a², इसका x1 कोऑर्डिनेट a/2, a2 √3/4 a² और x2 कितना भाई इसका? a प्लस a/2√3 अपॉन a1 प्लस a2 a² प्लस √3/4 a²। दिस इज द वैल्यू ऑफ XCM। और YCM के केस में यदि आप निकालना चाहते हो तो YCM कितना आने वाला है भाई? एरिया ऑफ दिस a² इंटू इसका कोऑर्डिनेट y क्या है? 0। एरिया ऑफ दिस इंटू 0, तो आपके पास YCM तो 0 ही आने वाला है, क्योंकि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पूरी एक्सिस पर ही रहने वाला है। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे बाकी, जिससे कि आप वैल्यू, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन पुट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा। मैं आपका XCM लिख देता हूं, कितना आने वाला है इसका? XCM आने वाला है 0.74a। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लेमिना। बात समझ में आ गई? ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखा? पहले तो मैंने आपके इसके जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स थे वो लिखे थे a/2 और a/2, लेकिन a/2 और a/2 वो थे इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है ना? यदि मैं यहां 0 लेता तो ये आंसर ठीक था, लेकिन मैंने 0 कहां लिया है? 0,0। आप कहोगे सर आपकी जहां मर्जी होती है वहां ले लेते हो, आपको तो यहां लेना चाहिए था। मैंने कहा लेना चाहिए था, पर वहां पे आपके पास 2 वैल्यूज आती, वहां पे आपको YCM भी निकालना पड़ता, क्योंकि YCM यहां पे क्या हुआ था? a/2, और यहां पे क्या हुआ था? a/2। सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास तो इसी एक्सिस में कहीं ना कहीं यहां पर होगा। अब अभी इसकी पोजीशन क्या है? 0.74a, मतलब ये 0.5 है तो 0.7, मतलब इसके बाद कहीं यहां पर ये पोजीशन आ गई, तो आप क्या बोल दोगे? 0.74a, 0। और यदि नहीं बोलना चाहोगे तो क्या आएगा? ये किस हाइट पर है? किस हाइट पर है ये? a/2 पर, तो a/2। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कंप्लीट लेमिना। ठीक है बेटा, बात समझ में आई नहीं आई? यदि आप यहां से एक्सिस लेते तो आपको एक्सिस चूज करते वक्त ये चीज ध्यान में रखना है कि वेरिएबल कम से कम आए। यहां पे आपका वेरिएबल y भी था तो y भी निकालना पड़ता आपको, लेकिन y आपको पता है जब आपकी पूरी की पूरी सिमेट्री एक बार जैसे फोल्ड करके देखोगे तो क्या आएगा? इस पूरी लाइन के अबाउट सिमेट्री बननी है, तो आपको जो सेंटर ऑफ मास है वो तो इस एक्सिस पे आने वाला है, और जब इस एक्सिस पे आने वाला है तो मैं क्यों यहां से 0 लूंगा? इस एक्सिस से आप ले सकते हो, लोगे तो आपका YCM की वैल्यू क्या आ जाएगी? a/2, और 100% वही आएगी। आप चेक करके देख लो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो जब कभी भी आप एक्सिस लेते हो ना, तो ये चीज जरूर याद किया करो कि आप कहीं ना कहीं एक आध चीज को एलिमिनेट कर पा रहे हो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए भाई, ये आपके पास एक मेटल की डिस्क होगी, कुछ मतलब प्लेट। आपने क्या करा, यहां से ये सर्कुलरली मानना भाई, है ना?
इस पॉइंट पे सेंटर है, और आपने क्या करा है, इस पूरी डिस्क में से, ये पूरी डिस्क है, शेड कर लो आप उसे, डिस्क है, और इस डिस्क में से आप इस छोटे से पार्ट को काट के बाहर निकाल रहे हैं। यदि आप, ये पूरी आर है, ये भी आर है, इसे आपने ले रखा है वैसे तो ए, ठीक है, ए रेडियस है बड़ी वाली डिस्क की। बात समझ में आ रही है ना आपको? बड़ी डिस्क थी, इस बड़ी में से छोटी वाले को काट के बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले काम, एक्सिस डिसाइड करो, एक्सिस एक्सिस एक्सिस। तो यदि यहां से एक्सिस लेते हो तो बहुत सारा डेटा लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो यहां पर है। तो मैंने क्या करा, एक्सिस ले ली ये, ठीक है भाई, और ये ले ली, दैट इज फॉर वाई एक्सिस और दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये चीज आ गई है। बड़ी वाली जो डिस्क है उसका एरिया क्या रहेगा, इसे नाम दे लो 1, इसे 2। तो एरिया 1 पाई ए स्क्वायर, एरिया ऑफ 2, भाई इसकी रेडियस बताइए, यहां से लेके यहां तक, मतलब रेडियस क्या होगी, इस पूरे का हाफ। ये पूरा कितना है, ए, अरे ये भी ए है तो ये भी ए होगा ना, इस पूरे का हाफ कितना हुआ, ये वाला ए बाय, तो इसका क्या आएगा, पाई ए बाय 2 का स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर बाय 4। बात समझ में आई नहीं? आपको बताया था इस पूरी जो बड़ी डिस्क होती है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पर होता है, सेंटर पे, गिरा सेंटर। तो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे भाई, 0,0। तो x1, y1 क्या आने वाला है, 0,0। इसके सेंटर ऑफ मास कहां होगा भाई, इस पूरी डिस्क के बीच में। तो बीच तो ये रहा पॉइंट। तो जब ये वाला पॉइंट है तो पहले बताइए ओरिजिन से कितना दूर है, a/2 डिस्टेंस पे, और x एक्सिस से कितना ऊपर है, कुछ नहीं, 0। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो y x2 और y2 कितना रहने वाला है, a,2, 0। बात समझ में आई नहीं आई? तो सबसे पहले आपका काम क्या है, आप क्या कीजिए, एक एक्सिस डिफाइन कीजिए अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कहां से स्टार्ट करना है, मतलब ओरिजिन आपको कहां लेना है। बात समझ में आई नहीं आई? फिर उसके बाद उन दोनों के सेंटर ऑफ मास बताइए, फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हो, जल्दी बताइए, व्हाट इज एक्सियम भैया जी, a1 x1 माइनस a2 x2 और a1 माइनस a2। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो पहले तो बड़ा वाला, इसमें माइनस कर रहे थे ना, इसलिए ऊपर नीचे दोनों साइड माइनस लगाएंगे। तो एक्सियम a1 बताइए, a1 जल्दी से, पाई ए स्क्वायर इनटू व्हाट इज x1, 0, माइनस a2 बताइए, पाई ए स्क्वायर बाय 4 इनटू इसका x बताइए, a/2 अपॉन दोनों का एरिया माइनस कर दीजिए। तो पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4। भैया ये दो टर्म 0 हो गई। ये कितना आ रहा है, पाई माइनस में ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब अपॉन 8 अपॉन, इसे यहां ले लो तो कितना आ जाएगा, 4 पाई ए स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाएगा 3 पाई ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है भैया जी। अब इसे रेसिप्रोकल कर दोगे, इससे ये कट जाएगा, यहाँ 2 आएगा, पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ से ए कट जाएगा, तो ये ए बचा। ये आंसर आ गया माइनस, ऊपर क्या बचा है, ए अपॉन 2 इंटू 3 6। तो एक्सियम आपके पास आ गया है माइनस ए बाय 6। व्हाट डू यू मीन माइनस ए बाय 6? यहां पे आपने क्या दे रखा है, 0। तो इसका कहने का मतलब है जो पूरी डिस्क बचेगी, जो ये वाली डिस्क बचने वाली है ना, ये जो डिस्क बचने वाली है, ये सेंटर ऑफ मास लगभग ये 0,0 है, तो माइनस ए बाय 6, मतलब यहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास रहने वाला है। YCM, बात समझ में आई नहीं आई? YCM निकालोगे तो YCM तो 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका y1 और y2 दोनों 0 है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए सेंटर ऑफ मास के, a बाय माइनस ए बाय 6, 0। दिस इज द सेंटर ऑफ मास सर्कुलर लेमिना जो बचा हुआ है। सेम एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है, सेम एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है। 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब पेज नंबर 160 पुरानी वाली 80 वर्मा है, तो आपके पास एक तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या लिखा हुआ है, द डिस्क ऑफ रेडियस ऑफ कैपिटल आर
इज कट आउट फ्रॉम द लार्जर डिस्क ऑफ रेडियस 2r। तो ये कह रहा है कि एक तो बड़ी डिस्क है जिसका रेडियस कितना है 2r, उसमें से एक छोटी डिस्क को कट करके बाहर निकाला जा रहा है जिसकी रेडियस क्या है r। तो सेम रेडियस है, इसका क्या एरिया का हो जाएगा पाई 2r इंटू 2r का होल स्क्वायर, इसका r का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स दोनों के निकाल लेना, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, कह रहा है ए स्क्वायर प्लेट of HD and circular disc of diameter D are placed touching each other at the midpoint of the edge। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे इस टाइप से ऐसे रखा हुआ है, जैसे इसका ये एज है और इसके बगल में जस्ट सर्कुलर डिस्क हो गई, ऐसे दोनों को टच करके रख दिया गया है। सो फाइंड द लेमिना। तो जिसमें ऐड कर रहे हैं इसमें दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये वाला लगा देना प्लस वाला, और जिसमें माइनस कर रहे हैं तो उसमें माइनस वाला लगा देना। तो आज की क्लास में पहली वीडियो के अंदर आपने सिर्फ सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने 2 पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स और लेमिना के बारे में पढ़ा है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है जिसके अंदर आप सेंटर ऑफ मास निकाल चुके हो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस बॉडी की, जैसे कि रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, सिलेंडर का क्या रहने वाला है, और उसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे। और इसकी आपने भी वेक्टर फॉर्म भी नहीं पढ़ी है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास आपने निकाल लिया है, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे आगे की फर्दर वीडियोस में। यदि आपको ये कंटेंट समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए।